नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में विष्णुराज विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के नए सीएम के रूप में शपथ ले ली है। आज से अब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार होगी और उसके साथ ही अरुण साव और विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्य की कमान संभालने के बाद जहां उन्हें बीजेपी की उम्मीद पर खरा उतरना होगा, तो वहीं चुनाव के दौरान बीजेपी द्वारा जनता से किए गए वादे भी पूरे करने होंगे। ऐसे में विष्णुदेव के सामने कई चुनौतियां होंगी, जिनका सामना उन्हें अगले 5 साल करना होगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने संकल्प पत्र में वादों की बौछार की थी, लेकिन धरातल पर अब सीएम विष्णुदेव साय और उनके कैबिनेट सहयोगियों को पूरा करना होगा। बता दें कि साय पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन उनके पास सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। ऐसे में पार्टी के दिग्गजों के साथ सरकार चलाना और उनके साथ तालमेल बिठाना पहली चुनौती होगी। बीजेपी ने सब्सिडी रेट पर गैस सिलेंडर देने से लेकर प्रधानमंत्री आवास को लेकर बड़ा वादा किया है। खुद विष्णुदेव साय भी कह चुके हैं कि उनकी सरकार का पहला काम 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराने की दिशा में काम करना होगा। अब ये देखना महत्वपूर्ण है कि वो इस वादे को कब तक पूरा कर पाते हैं, क्योंकि बीजेपी ने राज्य के किसानों को धान के प्रति क्विंटल 3100 रुपए देने, किसानों को बोनस देने, 5,500 रुपए प्रति बोरा तेंदुपत्ता खरीदने, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने, भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए देने और 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने की बात कही थी। छत्तीसगढ़ की जनता ने संकल्प पत्र के वादों के आधार पर बीजेपी को वोट दिया। ऐसे में हर हाल में बीजेपी को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है और जो वादे किए गए हैं, जो बातें की गई हैं, उन्हें भी पूरा करना है। तो निश्चित तौर पर देखिए, विष्णुदेव साय का एक राज उनका अब मुझे लगता है शपथ के बाद ये कहना होगा। और एक डबल इंजन की सरकार है जो छत्तीसगढ़ में अब काम करेगी, तो निश्चित तौर पर चुनौतियां तो हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक कहते हैं ना राजनीतिक अनुभव हो सकता है एक नेतृत्व की, लेकिन जहां तक बात आएगी सरकार चलाने की, जहां तक बात आएगी एज अ सीएम और अपने सहयोगियों के साथ जो उनकी कैबिनेट काम करेगी, उसके लिए तालमेल बिठा के काम कर पाना ये वाकई में एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 5 साल के लिए ये तमाम चीजें होती हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए महेश कश्यप हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रुपेश दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक अमित जीवन हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले महेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो महेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, आवाज आ रही है। बिल्कुल महेश जी, मुझे लगता है एक बड़ी चुनौती, और वाकई में जिस तरीके से जनता ने प्यार आशीर्वाद दिया, कमल खिला, और काफी दिनों से ये चल रहा था कि आखिरकार वो चेहरा कौन होगा, मुझे लगता है वो चेहरा भी अब साथ आ गया। या कहना चाहिए कि जो एक कहते हैं ना कि एज ए सीएम अपनी टीम को लेके चलना, अपनी कैबिनेट को लेके चलना और उन तमाम वादों पर जो संकल्प पत्र में किए गए हैं, जो कही गई हैं, उस पर खरा उतरना, ये किसी चुनौती से कम नहीं होगा। बीजेपी इसे किस तरह से देख रही है, और विष्णुदेव साय की यदि मैं बात करूं तो उनके साथ इस 5 साल के काम को लेकर जाना और उन वादों को पूरा करना, उन उम्मीदों पर खरा उतरना जो जनता ने निश्चित तौर पर बांध रखी हैं, इसे कैसे लेंगे? राखी जी, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवाद विचारधारा से पैदा हुई पार्टी है और भारत माँ को माँ तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे या न रहे, इस भाव से लेकर काम करने वाली पार्टी है। और भारत देश के चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा वर्ग हो, सभी के हित में काम करना भारतीय जनता पार्टी का पहला प्राथमिकता है। और भारतीय जनता पार्टी को जो 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को इस देश के जनता वोटर्स नकार के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा करके 2003 से 2018 तक पहली बार हमको छत्तीसगढ़ में शासन करने का मौका दिया और आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में पूर्ण मजबूती के साथ हमने शासन किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी मुद्दे के दम पे चुनाव जीत नहीं सकती, इसलिए लोभ लुभाने वादे के दम पे 2018 का चुनाव जीता। लेकिन मात्र महज 5 साल में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता नकार चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का हमको मौका दिया है। और आदरणीय विष्णुदेव साय जी प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनका शपथ ग्रहण हो चुका है और साथ में 2 डिप्टी सीएम भी बन गए हैं। और हमने जो संकल्प पत्र लाया है उस संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। चुनौती हमारे लिए तो रहेगा, लेकिन चुनौती के रूप में हमको तुम स्वीकार करेंगे और चुनौती को पूरा सामना करते हुए हम लोग छत्तीसगढ़ का विकास के लिए हमारे जो वादे हैं
हमारे संकल्प पत्र में जो मोदी जी ने गारंटी दिया है उसको हम पूर्ण करेंगे। और हाँ, निश्चित ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा 5 साल में जो छत्तीसगढ़ को 86,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेके जो बर्बाद करके जो रख दिया है, उसको सुधारने में हमको समय लगेगा, लेकिन उसको भी हम सामना करते हुए छत्तीसगढ़ का जनता को हित में हम फैसला लेंगे और निश्चित ही छत्तीसगढ़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और विष्णुदेव जी, ठीक है, चलिए, बिल्कुल। रुपेश जी, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ के हर वासी के, छत्तीसगढ़ के प्रदेश के ही मुखिया हुए। तो मुझे लगता है उस नज़रिए से जो एक चुनौतियां हैं, जो काम करना होगा, बहुत सारी बातें जो ऐसी थी, मैंने हमेशा शुरू से कहा कि जो वादे दावे किए गए, जो संकल्प पत्र आया कांग्रेस की तरफ से, जो चीज़ें आई थी वो 19-20 थी, बहुत सारी जगह पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा था। क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती ये बीजेपी के लिए होगी पूरा करना? राखी जी नमस्कार। विष्णुदेव साय जी ने आज शपथ लिया, उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, अरुण साव जी ने शपथ लिया। दोनों को बधाई, साथ साथ तीनों को बधाई। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भाजपा को जो जनादेश मिला और उसके बाद से छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के किसान भाजपा के द्वारा मोदी की गारंटी किस प्रकार से अमल होगा, इस बात का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन देखेंगे, सबसे पहले ही आज शपथ ग्रहण हो गया, कैबिनेट की बैठक। जैसे छत्तीसगढ़ में जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और कांग्रेस ने कहा था कि हम 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, टी.एस. सिंहदेव जी और ताम्रध्वज साहू जी ने शपथ लेते ही जिस प्रकार से किसानों का कर्जा माफ करने की जो कैबिनेट की बैठक लेकर उन्होंने हस्ताक्षर किए, वैसी स्थिति आज छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिल रही है। इनके द्वारा, भाजपा के द्वारा कहा गया है 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी और 3100 में धान खरीदने के बाद और पंचायत स्तर पर नगद आहरण की राशि के लिए बैंक के खाते खोलने, शाखा खोलने की बात की गई है। इस पे कोई अमल नहीं किया गया है। और राखी जी, सबसे माने कि भ्रमित बात यह है कि आज भी भाजपा 18 लाख आवास की बात करती है, प्रधानमंत्री आवास की। वर्ष 2011 की जनगणना में, आर्थिक जनगणना है, उसमें 18,75,580 मकानों के लिए पात्र हितग्राहियों की सूची पंजीबद्ध है। उसमें से लगभग 8,63,567 आवास तो पूर्ण किए जा चुके हैं। उसके बाद किस प्रकार से 18 लाख आवास की बात करते हैं, यह समझ से परे है। और ये अपने जो 7 लाख जो आवास थे जिनको इन्होंने राशि वापस की थी, इनकी ही राशि स्वीकृति दिला दी, बहुत बड़ी बात है। और एक तरह से देखेंगे राखी जी, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि 2016 में उनकी खामियां या आरोप नहीं लगा रहा हूं, उन्होंने जो कहा है वही बातें बता रहा हूं। वर्ष 2016 और 17 के जो 2 साल का बोनस था, जो केंद्र सरकार ने उसमें आपत्ति लगाई थी, डॉक्टर रमन सिंह जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस आपत्ति को खारिज करने के लिए निवेदन पत्र भी लिखा था। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में बैठी सरकार ने उसे वापस नहीं लिया था। आज बिना केंद्र सरकार की सहमति के और बिना केंद्र सरकार से कोई आपत्ति वापस लिए, इनके द्वारा किसानों को 2 साल का बोनस देने की बात जो की जा रही है, ये समझ से परे है। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा माने प्रशासनिक तंत्र है, ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। अमित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? अमित जी, चलिए, अमित जी शायद हमारे साथ अभी कनेक्ट नहीं है। महेश जी, ये काफ़ी चर्चाओं में था। देखिए, मैं किसी के व्यक्तिगत उस पर प्रश्न नहीं उठाऊंगी। मुझे लगता है विष्णुदेव साय का एक चेहरा, उनका राजनीतिक करियर और उन्होंने जो कुछ किया है, उन्होंने ऑलरेडी बहुत अचीव कर रखा है। और एक आदिवासी वर्ग से एक चेहरे का आना, उनको सीएम प्रोजेक्ट करना, उनको उनकी एक जिम्मेदारी तय होना, तो निश्चित तौर पर ये एक छोटी चुनौती इसलिए भी नहीं है क्योंकि बिल्कुल अलग एक चेहरा, बहुत सारे लोगों के नाम थे, बहुत सारी चीज़ों को छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा था। जैसे अभी रुपेश जी भी कह रहे थे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करना होगा, निश्चित तौर पर वो चुनौती से कम नहीं है। इन सब के बीच में कुछ बातें ऐसी थीं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने बहुत सारे वादों को पूरा नहीं किया, जिसको लेकर बीजेपी जब विपक्ष में थी तो बहुत सवाल उठाती थी।
आज आपके पास कई ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस नहीं कर पाई, तो क्या उसे बीजेपी पूरा करने की बात करेगी? जैसे कि मैं शराबबंदी को ही एक बहुत बड़ी बात उठा लूं, मैं आरक्षण की बात कर लूं, ये वो तमाम चीजें थी जो इलेक्शन के टाइम बहुत चली, लेकिन उसके बाद अब सरकार बदल गई, तो निश्चित तौर पर जो जनता है या जो लोग हैं वो उम्मीदें आपकी तरफ उस उम्मीदों से देखेगी। शराबबंदी का तो बात हमने किया नहीं है। हाँ, निश्चित ही हम छत्तीसगढ़ के जनता से राय लेंगे और जरूरत पड़ेगा तो उसके विषय में विचार करेंगे। और रही बात प्रधानमंत्री आवास की बात है, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के जनता को 2022 तक पूर्ण रूप से आवास पूर्ण करने का उन्होंने संकल्प लिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के शासन आने के कारण छत्तीसगढ़ के जनता को जो 16 लाख परिवार को आवास से वंचित होना पड़ा, उसको हम पूर्ण करेंगे। और हम लोग हमारे जो संकल्प पत्र है उसके मुताबिक पूरा काम करेंगे। कांग्रेस को हमारी चिंता नहीं करना चाहिए कि कांग्रेस का घोषणा पत्र है, कांग्रेस का बात को हम क्यों पूरा करेंगे। हमने जो वादा किया है, हमने जो संकल्प पत्र डाला है उसको पूरा करेंगे। और किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, हमारे डबल इंजन का सरकार के साथ मिलकर हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को अपना हार का समीक्षा करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है, उनको मात्र महज 5 साल में उनको सबक सिखा दिए। इसीलिए हमारा चिंता न करें। हमारा आदरणीय विष्णुदेव साय जी 4 बार के सांसद, 2 बार के प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनका बहुत अनुभव है। और हमारे पास ऐसे डॉक्टर रमन सिंह जैसे 15 साल के मुख्यमंत्री हैं और बहुत सारे लोग हैं। इसलिए हम तो चुनौती हर समय स्वीकार करते हैं, चुनौती के साथ काम करेंगे, लेकिन कांग्रेस को हमारे बारे में चिंता न करे तो बेहतर होगा। हम पूर्ण रूप से हमने जो वादा किया है, हमने जो संकल्प लिया उसको पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने ये बात इसलिए पूछी थी क्योंकि बड़ा जब ये इलेक्शन चल रहा था बहुत सारे मुद्दे को लेके हमलावर थे। ठीक है, आपने कहा विचार विमर्श किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। शराबबंदी को लेकर मैं ये नहीं कह रही कि बीजेपी ने बहुत बड़ा प्रॉमिस किया था, लेकिन हाँ रुपेश जी, बीजेपी ये जरूर कह रही है कि हम राय मशवरा करेंगे, पब्लिक की ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं है। तो ये तो मैं मान लेती हूँ आपके छत्तीसगढ़ में शराबबंदी तो होने से रही। अब बचा है आरक्षण की बात और दूसरे वो प्रोमिसेस जो किए गए हैं अभी वर्तमान में। मुझे लगता है आवाज बनाने की बात तो कांग्रेस भी कर रही थी, लेकिन अब ये आपको देखना होगा क्योंकि अब आप विपक्ष में हैं, तो आपको देखना होगा कि कितनी चीजों पर काम पूरा हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन एक बार नहीं होता, फिर आएगा मौका। आरक्षण के विषय में जरूर बोलना चाहूंगा। आज जो छत्तीसगढ़ में आरक्षण का लाभ मिल रहा था छत्तीसगढ़ का एसटी ओबीसी को, ये भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में जो 58% आरक्षण यहाँ के आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग के लिए लाया था, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी के केपी कांडे के द्वारा याचिका दायर किया जाता है उसके खिलाफ, जिसके कारण अपात्र घोषित होता है। और वही कांग्रेस पार्टी संविधान के खिलाफ, संवैधानिक को एक दरकिनार करके 76% आरक्षण की बात करता है, जिसके कारण आज छत्तीसगढ़ को वंचित करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमको महेश जी मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूँ। मेरा सवाल क्योंकि रुपेश जी से था और रुपेश जी कुछ बोल रहे हैं लेकिन मैं सुन नहीं पा रही हूँ। रुपेश जी एक बार फिर से बोलिएगा प्लीज। जिस प्रकार से महेश जी बोल रहे हैं कि शराबबंदी के बारे में, इनकी मंशा शराबबंदी की कभी रही नहीं, इसीलिए ये सरकार शराब का सरकारीकरण किया और छत्तीसगढ़ सरकार शराब बेचने वाली सरकार बन गई। ये छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक बात रहा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं, इनको आंकड़े का ही पता नहीं रहता। वर्ष 2011 की जनगणना में मैंने बताया थे, उसमें 11,76,146 आवास स्वीकृत हो गए थे। उसमें से 8,63,567 मकान पूर्ण किए जा चुके हैं। ये भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की उपलब्धि रही है। इनके कार्यकाल में मात्र 2 लाख मकान ग्रामीण के और 19,000 मकान शहर के पूर्ण हुए थे। और इन्हीं सबको देखते हुए जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी तो इन्होंने 7,81,999 मकानों की जो स्वीकृति हुई थी उसकी राशि को वापस ले लिए थे। यदि केंद्र सरकार अपने राज्यांश दे देती, उससे कोई आवास के लिए जो हितग्राही थे उनको वंचित नहीं होना पड़ता। लेकिन भाजपा जिस प्रकार से राजनीति करती है, अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए जनता के हितों पर कुठाराघात करती है, ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आज विपक्ष की भूमिका में है, जनता का जनादेश शिरोधार्य है। और तो और जिस प्रकार से आदिवासी आरक्षण की बात करते हैं, अब आदिवासी आरक्षण चूंकि राजभवन में अटका हुआ है, उसमें भाजपा की सरकार की क्या स्थिति है
और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी स्वयं आदिवासी वर्ग के रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी इन्हें प्रथम दायित्व निर्वहन करते हुए उस आरक्षण विधेयक पर अपना निर्णय देना चाहिए। लेकिन अभी देखिए, पहली कैबिनेट की बैठक की बात किए हैं मैं फिर से बोलूंगा, कांग्रेस ने जब अपने वादे किए थे, उस वादे में पहली कैबिनेट की बैठक लेकर किसानों का कर्जा माफ किया था। वही स्थिति आज विष्णुदेव साय जी, अरुण साव जी और विजय शर्मा जी हैं। उनको भी अपनी कैबिनेट की बैठक लेकर के 21 क्विंटल में प्रति एकड़ धान खरीदने की और 3100 रुपया ग्राम पंचायत स्तर पर नगद भुगतान का काउंटर खोलने की बात करनी चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ किया गया वादा पूरा हो। बाकी रही बात 2 साल की बोनस की, वो तो बात की बात है, लेकिन प्रथम कैबिनेट की बैठक लेकर के कम से कम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का आदेश तो जारी करा दे। लेकिन मुख्यमंत्री का घोषणा करने में, चयन करने में, एक मुख्यमंत्री के चयन करने में 3-3 पर्यवेक्षक आए और जिस प्रकार से 7 दिन विलंब हुआ, और उसके बाद आज भी स्थिति वैसी है। आज भी किसान 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, जो कांग्रेस सरकार की देन थी। ऐसी स्थिति में भाजपा को चाहिए कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का आदेश और तत्काल नगद भुगतान का काउंटर ग्राम पंचायत भवन में या ग्राम पंचायत स्तर पर खोलने का आदेश कल से जारी करें। ठीक है, बिल्कुल। अमित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी अमित जी, क्योंकि मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में अब शपथ ग्रहण भी हो गया, विष्णुदेव साय की तमाम जिम्मेदारी तय हो चुकी है। क्या मानते हैं कितनी बड़ी चुनौती आने वाले 5 सालों के लिए उनके लिए खुद भी है और उनकी कैबिनेट के लिए भी होगी? जैसे अमित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी का मूल्य, हेलो, हाँ, अब आ रही है, बोलिए। हाँ, अभी जैसे कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता कि 21 एकड़ में 31 के लिए मतलब जो है उन्हें धान का जो है मूल्य सरकार को देना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्रतिबद्धता है, वो उनका घोषणा पत्र है, वो उनको करना ही पड़ेगा। हेलो अमित जी, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। प्लीज थोड़ा सा नेटवर्क में आके बात करें, हम आपको एक बार दोबारा से कनेक्ट करते हैं। कर रहा हूँ। हेलो, हाँ, अब बोलिए। हेलो, हाँ, अगर उन्होंने वादा किया है तो ये उनकी प्रतिबद्धता है, उन्हें अपना वादा निभाना पड़ेगा और 3100 रुपए धान का मूल्य उन्हें देना पड़ेगा। 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ये उन्हें करना पड़ेगा। दूसरी जो उनकी घोषणा थी 12,000 रुपया प्रति महिला प्रति वर्ष, ये भी उनको देना पड़ेगा। 25 दिसंबर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर उन्होंने वादा किया है कि बोनस की राशि, 2 सालों की बोनस की राशि देंगे। मुझे लगता है ये राशि का भुगतान करेंगे। इसलिए करेंगे कि ये गारंटी जो है वो मोदी ने दी है और मोदी का पूरा दबाव रहेगा कि मैंने जो कहा है, मैंने जो घोषणा की है, उसको आप अमल कीजिए। बेशक उन्हें वहां से अनुदान मिले या कर्ज लेना पड़े, मुझे लगता है ये अपना वादा निभाएंगे। ये मोदी की गारंटी के ऊपर मतलब जो है विश्वास किया जा सकता है और वो भुगतान उसका करेंगे, ऐसा लगता है। इसके लिए और भी विष्णुदेव साय के लिए जो है और भी जो है कुछ कहना चाहिए, जो उन्हें वादे पूरे करने हैं, उनको सरकार में सामंजस्य भी बिठाना है, बोनस भी देना है, महिलाओं को पैसा भी देना है, तो किसानों का जो है वो 3100 रुपए के हिसाब से भुगतान भी करना है। देखिए, इनके लिए जो है चुनौतियां तो हैं, लेकिन चुनौतियों को अगर ये निभाते हैं तो ये सफल हो जाएंगे और मुझे लगता है ये अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी ने आज जो काम किए हैं, तीनों प्रदेशों में जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए हैं, वो अप्रत्याशित थे। हाँ। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन ये जो है उनका एक डायलॉग कि भारतीय जनता पार्टी में सड़क पे बैठा हुआ आदमी मतलब एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी मतलब जो कल को मतलब जो है बड़ा आदमी बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। मतलब एक आदमी अगर रात को सो रहा है तो सुबह उसे बता दिया जाए कि आप राजा बन गए हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो एक सुखद और एक जो है कहना चाहिए बहुत ही अच्छा संकेत है
जहां परिवारवाद नहीं चलता, यहाँ मोनोपोली नहीं चलती, कार्यकर्ता के कार्य को देखकर उसे पुरस्कृत किया जाता है, उसे जिम्मेदारी दी जाती है। बिल्कुल। तो ये चुनौती तो जरूर है, विष्णुदेव जी के लिए भी है, ये चुनौती मध्य प्रदेश के लिए भी है, राजस्थान के लिए भी है, पर मुझे लगता है कि सेंट्रल से उन्हें सपोर्ट मिलेगा और नीचे से उन्हें मार्गदर्शन भी मिलेगा। ये क्या है कि 2024 की तैयारियां हैं, मैं नहीं समझता ये कहीं भी कुछ भी कसर छोड़ेंगे। बिल्कुल। ना मोदी इन्हें कसर छोड़ने देंगे। जी जी। चलिए, यानी 5 साल की बात तो है ही, और 5 साल के साथ साथ वाकई में 24 की तैयारी है, और जिन वादों को कहा है उनको शुरुआती तौर पर करना होगा। देखिए, निश्चित तौर पर इसलिए भी करना होगा कि अभी अभी तो कहते हैं ताज मिला है, और आप यदि उसको नहीं इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे तो वो मैसेज गलत जाएगा। तो ये तो अभी समझ लीजिए कि कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं, तो एक मजबूरी सी उनके लिए है कि उनको करके दिखाना ही है, क्योंकि समय की भी सीमा है। महेश जी, अपनी बात रखिएगा जल्दी से। तीन राज्यों में जो उन्हें पूर्ण बहुमत मिला है, हाँ, और ये 2024 के लिए एक संकेत भी है, और मैं नहीं समझता केंद्र कभी भी इस मौके को चूकना चाहेगा या कोई कमी छोड़ेगा। वैसे भी मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, मैं समझता हूं आज वो कहा जाए तो विश्व में मतलब जो है एक ग्लोबल लीडर के तौर पे उभरे, और हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री का ये उपमा जो दी जा रही है अखबारों में या इधर जो भी है, जो सोशल मीडिया पे, मैं अपनी उसमें पत्ती नहीं समझता। मुझे कोई इसमें ऐतराज नहीं है कि बेहतरीन प्रधानमंत्री का कार्य वो कर रहे हैं, और हिंदुस्तान को जो है विश्व पटल पे मतलब जो एक निश्चित स्थान दिलाना चाह, को ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कोई भी मुख्यमंत्री कोई ठीक है, निराश करेगा। बिल्कुल। चलिए, समय भी हो गया महेश जी, ठीक है, वापस नहीं आ पाऊंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, छत्तीसगढ़ में विष्णु राज शुरू, क्योंकि शपथ हो चुकी है, चुनौतियां कई सारी हैं। जो कुछ कहा है अपने संकल्प पत्र में, जो बात लाए थे, वो उनको पूरी ही करनी होगी, और 24 का इलेक्शन लगा हुआ है, इसलिए निश्चित तौर पर करके तो दिखाना होगा। अब देखते हैं, शुरुआत तो हो चुकी है, कितने आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।